आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी का मर्म प्रकाशित मत करना। आज की कहानी एक सत्य घटना है, उसी के ऊपर आधारित ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरह से अनर्थ हो जाता है, ये बात आज की कहानी से आपको सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ और सेठानी आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। सेठ के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई अभाव अभियोग नहीं था, पर कहते हैं ना, चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति। गाड़ी के चक्के की तरह हमारे भाग्य की श्रृंखला भी कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, इस तरह से चलती रहती है। सब दिन रहत न एक समाना। सारे दिन हमारे एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है। जो सेठ अरबों खरबों के व्यापारी थे, आए दिन उनके जहाज माल से लदे हुए समुद्र पार जाते थे और वहां से माल मंगाकर जो अपने देश में बेचा करते थे। समय का चक्र ऐसा बदला कि धीरे धीरे सेठ जो कि करोड़पति था, रोड़पति बन गया। अब पत्नी जो थी सेठानी, जिसे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत बन चुकी थी, अब धीरे धीरे जब समस्त संपत्ति का ह्रास हो गया, दशा ही बदल गई सेठ की, यहां तक कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। तो सेठानी ने ताने मारना शुरू कर दिया कि तुम तो कुछ काम के नहीं रहे हो, निकम्मे हो गए हो, लक्ष्मी तुम्हारे से रूठ कर चली गई है। तरह तरह की बातें। पहले ही सेठ परेशान था और इस तरह से ताने मारकर सेठ को और ज्यादा दुखी करती थी। एक दिन झगड़ा करके सेठानी अपने पीहर चली गई। सेठ ने बहुत कोशिश की रोकने की, पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसे ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी और अब सेठ के पास सब कुछ समाप्त हो चुका था। यहां तक कि कर्जबाजारी होने के कारण से उसकी जो हवेली थी वो भी उसे बेचनी पड़ी थी। अब होता क्या है, कतिपय समय सेठ मेहनती तो था ही, उद्यम करके, पुरुषार्थ करके, अपना जैसे तैसे गुजारा करके उसने समय व्यतीत करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत जमा भी करने लगा। सेठानी की बार बार याद आती थी और सेठ ने थोड़ी सी पूंजी जमा करके सोचा कि मैं जाता हूं अपने ससुराल और पत्नी को मनाकर वापस ले आता हूं, फिर से मैं मेहनत करूंगा। क्योंकि पहले जमाने में क्या, आज भी ससुराल के अंदर जब जवाई राजा जाते हैं ना, तो वापस खाली हाथ नहीं उन्हें लौटते। और सेठानी जो थी वो भी इकलौती बेटी थी। सेठ कुछ सोचकर थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो हुई थी, चले जाते हैं अपने ससुराल में। इधर सेठानी ने अपने माता पिता से कह रखा था कि वो व्यापार के उद्देश्य से बाहर गए हुए हैं, तो जल्दी नहीं आएंगे, इसलिए मैं एकाकी वहां पर क्या करूं, मैं यहां पर आ चुकी हूं। करीब इस बात को 3 साल हो चुके थे। अब जैसे ही उन्होंने दरवाजे के ऊपर थपकी दी,
योगानुयोग सेठानी ने ही दरवाजा खोला और कहा कि तुम यहां क्यों आए? उसने कहा जो भी हुआ मुझे माफ कर दे, मेरी परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी, तुम्हारी मांगे मैं पूरी नहीं कर पाता था, पर अब तुम वापस चलो, मैं फिर से जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, पर ठीक है, तुम यहां पर यह मत कहना कि तुम्हारा सब कुछ स्वाह हो गया। मैंने घर वालों को किसी को भी ये बात नहीं बताई है कि हम गरीब हो चुके हैं। और फटाक से गई और कहा कि आप जब तक फ्रेश होकर आओ और ये कपड़ों की जोड़ी जो पापा की है वही पहनो, ये पुराने कपड़े आपके फेंक दो, नहीं तो ये लोग क्या सोचेंगे। सेठ ने वैसा ही किया, पर सेठ को ऐसी दोहरी बातें पसंद नहीं थी, फिर भी क्या करे। जैसा पत्नी ने कहा चुपचाप सुन लिया, स्नान करके बाहर आए और नए वस्त्र जो दिए थे वो धारण कर लिए। ससुर जी और सासू माँ ने भी उनका स्वागत किया, देखा कैसे हो क्या हो, ये ज़्यादा कुछ बोला नहीं और ऐसे कहा कि मैं बस लेने के लिए आया हूँ। जवाई राजा कुछ दिन रुकिए। 4-5 दिन रुकने के बाद जब जाने की तैयारी होने लगी तो भरपूर सामान रथ अपनी बेटी के साथ में देते हुए उनको विदाई की। पहले जमाने में एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव रथ पर, पालकी पर इस तरह से जाया जाता था। बैलगाड़ी पर ऐसे सवारी होती थी, बसें तो थी नहीं। ये रथ के अंदर बैठी हुई जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे तो इसने अपने साथ में आए हुए अनुचारों को कह दिया कि तुम लोग चले जाओ, हम चले जाएंगे, और विदा कर दिया। अब सिर्फ सेठ और सेठानी दो ही रह गए थे। जब जंगल आया, जंगल में एक जगह सेठ ने कहा कि यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, कुछ खा लेते पी लेते हैं और उसके बाद में आगे का सफर करेंगे। सेठानी ने कहा ठीक है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वे भोजन करने लगे। इसी बीच सामने जो कुआं था, सेठानी ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी, आप पानी लेके आओ। सेठ ने लोटे को रस्सी बांधी और कुएं में डाल दी। कुआं गहरा था। सेठानी चुपचाप पीछे पीछे आई और आओ देखा ना ताओ, 1 सेकंड के अंदर उसने क्या नहीं सोच लिया, भगवानी मालिक है, और उसने जोरदार सेठ को धक्का दिया। सेठ रस्सी के साथ में, लोटे के साथ में कुएं के अंदर गिर गए। पर नसीब अच्छा, उन्होंने कुएं में ही जगह जगह इस तरह से पत्थर लगे हुए थे किसी को उतरने के लिए, पर बहुत दूरी पर थे। कुआं काफी पुराना था। सेठ ने नीचे गिरते गिरते एक पत्थर को पकड़ लिया और जैसे तैसे पेड़ जो शाखाएं उसकी निकली थी कुएं के अंदर ही, कुआं बहुत बड़ा था, वहां पर उन्होंने पैर अपने जमा दिए। सेठ सोचने लगा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या किया। और इधर सेठानी रथ लेकर वापस अपने पीहर आ गई। उसने सोचा कि मैं इस भिखारी के साथ में क्यों रहूं, इनका तो सब कुछ स्वाह हो गया और अभी भी इनकी स्थिति सुधरी नहीं है। क्योंकि रास्ते में सेठानी ने सब कुछ पूछ लिया, पर इसके लाख बोलने के बाद भी सेठानी समझ नहीं पा रही थी कि मेरा तो ससुराल ही सब कुछ है, अब मेरा तो पति ही परमेश्वर है। ये भूल गई अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के चक्कर में और वापस अपने घर पर आकर कह दिया कि हमको तो चोरों ने लूट लिया, सेठ जी को भी बांध कर लेके गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो जैसे तैसे जान बचाकर वापस आई हूं। झूठी कहानी बनाकर अपने माता पिता को सुना दी और फिर से आराम की जिंदगी जीने लगी। इधर सेठ ने आवाज दी, भाई कोई बचाओ। एक मुसाफिर बंजारों की टोली जा रही थी, उसमें से पानी लेने के लिए वो बंजारा कुएं के पास आया तो उसने आवाज सुनी, सोचा कि कोई तो भी व्यक्ति इसके अंदर है। नजदीक आया, पूछा कि भाई तुम कौन।
पहले तुम मुझे यहां से निकालो तो मैं बताऊं। बंजारे ने एक रस्सी अंदर डाली और अपने आदमियों से कहा कि मजबूती से पकड़ के रखो। सेठ को कहा कि तुम रस्सी के सहारे चढ़कर ऊपर आ जाओ। सेठ ऊपर आया, पूछा कि भाई तुम कैसे गिर गए? सेठ ने कहा कि मेरा पैर फिसल गया और मैं कुएं में गिर गया। अच्छा हो तुमने मुझे बचा लिया। अब सेठ ने सोचा कि मैं जब तक कुछ बन ना जाऊं, फिर से कुछ कमा ना लूं, तब तक अब जाऊंगा नहीं ससुराल में। और सेठ बंजारों के साथ साथ दूसरे शहर से तीसरे शहर घूमता रहा और सेठ ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापार करना शुरू किया और चंद सालों में ही सेठ का व्यापार दिन दुगुना और रात चौगुना होने लगा। सेठ करीब 35 साल के हो चुके थे, पर सेठ को कोई संतान भी नहीं थी। खैर, सेठ ने अपना व्यापार इतना फैलाया कि जो कुछ उसने गंवा दिया था उससे कई गुना ज्यादा हासिल कर लिया। अब सेठ वापस अपने शहर में आकर उनके तो ठाठ वैसे की वैसे हो गए। अब सेठ ने सोचा कि चलो अब पत्नी को लाने के लिए, क्योंकि सेठ दिलो जान से उसे प्रेम करता था, लाओ लश्कर के साथ में, बड़े आडंबर के साथ में सेठ अपने ससुराल गए। बैंड बाजा जैसे बज रहे ढोल नगाड़े, और उस बीच जब उन्होंने सेठ का दरवाजा, मतलब अपने ससुर जी का दरवाजा खटखटाया, तो देखने लगे कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग और ठाट बाट के साथ सेठ आए। तो इसने कहा क्या बात है? और तुम कुछ मत बोलो, मैं जिंदा हूं और ये बात किसी को मत कहना। सेठ ने इशारे से उसे चुप किया। बड़े जोरदार उनका स्वागत किया। पूछा गया तो जवाई राजा कैसे क्या हुआ? आपको तो डाकू लोग बांध के लेके गए थे, इसे तो कुछ पता ही नहीं था। पर इसने कहा हाँ, भगवान ने मेरी रक्षा की, मैं बच गया। इतना ही कहा, बात दबी की दबी रह गई। ससुराल में किसी को कुछ पता नहीं चला। 2-3 दिन रुकने के पश्चात जब सेठ अपनी पत्नी मतलब सेठानी को लेकर अपने शहर आए, वहां का रंग ढंग सब कुछ बदल चुका था। कई गुना ज्यादा ऐश्वर्य अब स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे सेठानी भी आत्मग्लानि के साथ उस बात को एक दुखद स्वप्न की तरह भूल गई, क्योंकि वो जान गई कि सेठ मुझे दिलो जान से प्रेम करते हैं। वो ये पहले भी जानती थी, पर जिसे ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद था, वो उस चक्कर में सच्चे प्रेम को भी ठोकर मारकर निकल गई थी। खैर, अब होता क्या है, भगवान भी परीक्षा लेने वाले रहते हैं, तो परीक्षा की घड़ियां उनकी समाप्त हो चुकी थी। अच्छे दिन फिर से अच्छे आ गए थे, शुरू हो गए थे। कालांतर में सेठानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। बहुत सुंदर लड़का, संस्कारी लड़का। धीरे धीरे उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी पढ़ाई, और एक दिन ऐसा आया 22 साल के बाद उसका विवाह हो गया। 60-65 साल की उम्र, बहू नहीं आई। बहू ने भी थोड़े दिन सेवा की, पर होता है ना, बहू को यदि बेटी मान ले तो झगड़ा ही नहीं, पर बहू को जब हम बहू मानने लग जाते हैं ना, तभी झगड़ा शुरू होता है। और बहू भी अपने सासू को यदि अपनी मां समझने लग जाए तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। कई घरों में उसे बहू ही माना जाता है। और वही हुआ, कभी कभी इनके बीच में तू मैं हुआ करती थी, सास बहू के बीच में। अभी भी सेठ कड़ा परिश्रम करके मेहनत करते थे इस उम्र में भी। अब लड़का भी व्यापार संभालने लग गया था। जब 12-1 बजती तो सेठ जी घर पे आते थे, लड़का उन्हें छुट्टी देता था और फिर पूरा समय लड़का दुकान संभाला करता था। एक दिन अचानक सेठ बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो पुराने जमाने में छत के ऊपर रोशनदान हुआ करते थे, ताकि ऊपर से
शुद्ध हवा और प्रकाश आता रहे। तो मध्याह्न का समय था और बराबर सूरज की कुछ किरणें सेठ के ऊपर आकर गिर रही थी। तो सेठानी से रहा नहीं गया कि इनको खाने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने अपना साड़ी का पल्लू इस तरह से पकड़ा ताकि सूरज की किरणें साड़ी पे आ जाए और सेठ छाया में जो धूप लग रही थी आराम से खाना खा ले। जैसे ही साड़ी का पल्ला ऐसा पकड़कर सेठानी खड़ी थी और सेठ जी खा रहे थे तो सेठ जी को हंसी आ गई। बहू किचन में से देख रही थी कि सेठ जी मतलब ससुर जी अचानक हंसे क्यों। जब सेठ जी का खाना हो गया, सेठ जी वापस दुकान की तरफ चले गए। लड़का आया तो लड़के की पत्नी ने कहा कि आज तुम्हारे पिताजी खाना खाते खाते हंसे क्यों? जब तक इसका कारण मुझे नहीं पता चलेगा तब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अरे हंसे होगे, कुछ बात याद आ गई होगी, तुम क्यों जिद करती हो? पर यह मानने को तैयार नहीं। आखिर लड़के ने दुकान पर पहुंचकर कहा कि पिताजी आप आज खाना खाते खाते मम्मी जब मेरी माँ आपको साड़ी का पल्लू लेकर छाया दे रही थी तब आप अचानक हंसे क्यों? सेठ ने कहा रे नहीं बेटा, ऐसी कुछ बात याद आ गई इसलिए हंसी आ गई, ऐसा कोई बात नहीं। सेठ ने बात को आई गई करने की कोशिश की। लड़के ने भी कहा उनकी कोई बात हो गई? नहीं बोले, मुझे तो वो बात सुनना ही है। वापस लड़के ने अपने पिता से आग्रह किया कि पिताजी बताइए ना, ऐसी क्या बात याद आ गई थी आपको? सेठ का लड़का संस्कारी था, होशियार था। उन्होंने सहज भाव से कहा कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैं गरीब हो गया था, तब तेरी माँ ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं कुएं में गिर गया था। आज अच्छे दिन आए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई, घर में सब कुछ है, तो मेरे ऊपर सूरज की किरणें भी आ रही तो तेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरे को दुख हो, तकलीफ हो। तो उसने साड़ी का पल्लू जब ऐसा रखा इसलिए मुझे हंसी आ गई कि देखो विधि का विधान कैसा है, विडंबना कैसी है। आज पैसा है तो सब कुछ सुख है, जब पैसा नहीं था तो कुएं में धक्का देके गिरा दिया गया था। बस ये छोटी सी बात पे मेरे को हंसी आ गई। सेठ के लिए मामूली बात थी, पर जैसे ही कुछ बात होगी, कुएं में गिरा दिया था, मम्मी ने धक्का दे दिया था, उसने भी सहज भाव से अपनी पत्नी को सुना दिया। अब होता क्या है, कुछ दिनों के बाद में सास बहू का नोकझोंक तो चलती रहती थी। कुछ गलती बहू से हो गई तो सास ने टोका तो इसने तपाक से जवाब दिया, रहने दो सासू माँ, मेरे ससुर जी को कुएं में धक्का मारने वाली आप ही हो ना, आपके कर्म भी मैं जानती हूं। बस इतना सुनना ही था। सासू माँ के तो होश उड़ गए। वो सोचने लगी तो गजब हो गया, इसको ये बात पता चल गई, अब ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। सीधी महल के ऊपर गई, अंतिम जो कमरा था वहां पहुंची, फंदा लगाया, गले में अटकाया और ढेर हो गई। सायंकाल के समय जब सेठ जी वापस घर पे आए, देखा उनकी धर्मपत्नी कहीं दिखाई नहीं दी, तो पूछा कि बेटा तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? कि पता नहीं कब से ऊपर गई हुई है, मुझे तो कुछ बताया नहीं, रूठ के चली गई, आप ही जाके मना के लाओ। जैसे तैसे सेठ जी ऊपर वाले कमरे में गए, देखा तो वहां पर उनकी धर्मपत्नी लटकी पड़ी थी। सेठ जी को समझ में त्वरित आ गया, से बुद्धिमान थे, होशियार थे, जरूर सास बहू का कुछ झगड़ा हुआ होगा और उस दिन मैंने जो बेटे को बात बता दी, बेटे ने इसे बता दी और इसने इसको टोंट मारते हुए कहा होगा और ये सहन नहीं कर पाई और चल बसी। अब एकाकी जिंदगी जीने से क्या फायदा। मुझे ये मर्म की बात नहीं बतानी चाहिए थी। उन्होंने अपनी पत्नी का फंदा निकाला गले में से, अपने गले में डाला और खुद भी लटक गए।
बेटे ने सोचा कि पिताजी अभी तक खाना खा के आए नहीं, क्योंकि सूरज छुपने के बाद उस घर में कोई खाना नहीं खाता था। सूरज अस्त हो गया तो कोई भी नहीं खाना खाता था। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक की ही दिनचर्या रहती थी उनकी, रात्रि भोजन निषेध। जब इसे छोड़ने के लिए सेठ शाम के समय नहीं आए तो आखिर मुनीम के भरोसे दुकान छोड़कर लड़का घर पे आया कि क्या बात हो गई पिताजी? अरे पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ गए? अरे तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी मम्मी पता नहीं क्या हमारे बारे में प्लान कर रहे हैं निकालने का, या क्या मालूम, दोनों की दोनों घंटों हो गए ऊपर बैठे हुए हैं, आप जाओ देखो जरा। इसने सोचा कि इनका आए दिन झगड़ा होता रहता है, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी और मम्मी पापा बात कर रहे होंगे ऊपर। वो ऊपर गया, देखा तो माँ भी मरी पड़ी और पिताजी भी लटके हुए हैं। सोचा बहुत ये अनर्थ सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण से हुआ है। मैं यदि अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताता तो शायद ऐसा सब कुछ नहीं होता। उसने अपने पिताजी के गले का फंदा निकाला और सोचा कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जिस घर में सुख ही ना हो, और जो देवता जैसे मेरे माता पिता चल बसे मेरे ही कारण से, और इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। उसने वो फंदा लेकर अपने गले में लटका दिया, समाप्त हो गया। करीब रात्रि का समय होने लगा। अब बहू का भी धीर टूट गया। सोचने लगे कि माँ बाप और ये बेटे तीनों क्या प्लान बना रहे हैं मेरे बारे में। जरूर नमक मिर्ची लगा के सासू माँ इनको भड़का रही होगी। धीरे धीरे, क्योंकि ये गर्भवती थी, धीरे धीरे पहुंची, कानों सा लेने लगी कि क्या बातें कर रहे, पर कहीं पे भी कुछ आवाज नहीं आई। दरवाजा धकेला, देखा तो तीनों की तीनों मरे पड़े थे। सर पकड़कर बैठ गई, सोचने लगी अब तो पूरी बदनामी हो जाएगी, मेरे कारण से ही ये सब कुछ हुआ है। अपने पति के गले का फंदा निकालकर खुद भी लटक गई। सत्य घटना है दोस्तों, पर कहानी के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। और पेट में बच्चा होते हुए भी उसने आत्महत्या कर ली, समाप्त हो गई। दोस्तों, एक छोटी सी बात को लेकर ये सब कुछ अनर्थ हो गया। कभी भी किसी का मर्म प्रकाशित मत करना, जो अनर्थ का कारण बन जाता है। आज एक छोटी सी बात के कारण से उन्होंने अपने बेटे को सुना दी, हंसी का कारण क्या हुआ, अनर्थ हो गया। सास ससुर भी गए, बेटा भी गया उनका, और अब वो बहू भी गर्भवती थी, मतलब 5 लोगों की हत्या हो गई, आत्महत्या कर ली। दोस्तों, जो चीज अनर्थ बन सकती है, अनर्थ का कारण बन सकती है, ऐसी बात कभी भी मुंह से मत निकालना। इसीलिए कहा है कि जिंदगी में कभी भी मर्म प्रकाशित गोपनीय बात जो रखने की होती है वो किसी के सामने मत बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कहानी अच्छी लगती है, शिक्षास्पद लगती है, कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है, ऐसा आपको लगता है तो अपना अभिमत जरूर अभिव्यक्त कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।